हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़े हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज। तो चलिए शुरू करते हैं। नए साम्राज्य और राज। अरविंद राजा बना। यहाँ पे देखिए, एक बच्चा राजा बना है। इस कहानी को देखिए। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया था। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी हुई तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीड़ा भी बजानी होगी, कविता पाठ भी करना होगा। संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, यह अरविंद सोचने लगा। यानी जिस राजा की भूमिका वह अदा कर रहा था अरविंद, उस राजा वह राजा जो थे वह बीड़ा भी बजाते थे, कविता पाठ भी करते थे और वह एक संगीतज्ञ भी थे। तो अरविंद सोचने लगा कि वह राजा कौन हो सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या बताती हैं हमें प्रशस्तियां। तो यही उस राजा का नाम बताया जाएगा। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन द्वारा काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्ति लिखने का प्रचलन पहले पहले भी था, जैसा कि आपने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और भी बढ़ गया। अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, वहां वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में क्या प्रशस्ति में लिखा गया था। जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीलों तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीली तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यानी योद्धा थे समुद्रगुप्त। यहाँ पे मानचित्र की बात कर रहा है। पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी और समुद्री तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी दिखेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करता है। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा है कि उसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं, जिनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी। तीसरा है कि पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इनमें से असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते हैं। समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया, संभवतः कुषाण कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। यहाँ पे आंतरिक, बाहरी, आर्यावर्त। यहाँ पे देखिए नगर, गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर। ये देखिए, यहाँ पे देखिए सातवाहन, अजंता, उज्जैन, भरूच, वल्लभी, प्रयाग, मथुरा, कन्नौज, थानेसर, पाटलिपुत्र, नालंदा, अमरावती, ऐहोल, चालुक्य।
पल्लवरम, कांचीपुरम, फिर चेर, चेर, पांड, चोल, मदुरई, महाबलीपुरम, अरिकामेडु, पुहार। अब यहाँ पे देखिए विक्रम संवत और वंशावलियां। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वंशावलियां अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति पितामह पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती। उनकी मां कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उसके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्हें पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी, तो अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं हर्षचरित तथा हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इनमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वान ने जिसके बारे में अपने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहा। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक बने। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की। तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। अब पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था तथा जो समृद्ध थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा प्रशस्ति से पता चलता है कि उनमें उनके पूर्वज, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल हो गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में आप अध्याय 7 में पढ़ोगे।
इन राज्यों का प्रशासन किस प्रकार से चलता था, कैसे चलता था? पहले राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर इस तरीके के कदम उठाए गए थे, जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कभी हरिशेठ अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेठ कभी कभी हरिशेठ एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विग्रहित अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठ या मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के कफीले का नेता, प्रथम कुलिक प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों का प्रधान जैसे लोग होते थे। आगे देखते हैं। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली भी होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे। इनमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे ये सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब देखते हैं कि दक्षिण राज्यों में सभाएं किस प्रकार से होती थी। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़ी विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों का देखरेख आदि काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां पर उर नामक ग्राम के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इस सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। अब देखते हैं उस जमाने में आम लोग कैसे थे, किस प्रकार के थे। उस जमाने में आम लोग साधा अ- जन साधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इनके उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग, अन्य महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो यहाँ पे जो मछुआरे की अंगूठी की कहानी, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है, कहानी है तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं कि एक चीनी यात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था, सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते रहते थे। आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से किसी भी प्रकार संपर्क में रहते, यानी छुआछूत का प्रचलन बहुत अत्यधिक मात्रा में व्याप्त था। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा की सेना, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। राजा बड़ी मात्रा में साजो
राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब जिसमें सोने के पायदान शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें सम्मिलित होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर ऊंचे या हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल और तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांवों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही तथा गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे। जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि शिकायत या अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियों हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों की काफिलों से जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाण भट्ट लिखते पूरी दुनिया धूल गर्त में डूब जाती थी जब सेना जाते थे, राजा के साथ उनकी सेना जाती थी। तो आज के लिए आज हम लोगों ने क्या क्या शब्दों के बारे में जाना, जैसे प्रशस्ति, आर्यावर्त, दक्षिणापद, वंशावली, अनुवांशिक, पदाधिकारी, सामंत, सभा, नगरम। तो यह चैप्टर काफी छोटा था, तो आज एक चैप्टर और भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10 यह एनसीईआरटी क्लास 6 का, हमारे अतीत फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो आज इस चैप्टर के बाद हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, तो हम अगले अध्याय यानी क्लास 7 की एनसीईआरटी के बारे में अगले दिन से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मरुस्वामी और लौह स्तंभ। देखिए यहाँ पे भी एक कहानी के माध्यम से शुरुआत की गई है। मरुस्वामी और लौह स्तंभ। मरुस्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों में रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। यहाँ पे देखिए धातु विज्ञान की बात की गई है, इनको हम पढ़ लेते हैं। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबे के धातुकर्म की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। लोटा, खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। अब बात करते हैं लौह स्तंभ की। लौह स्तंभ। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 150 साल पहले हुआ है। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जिसे संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है। कुतुब मीनार में ईंट और पत्थर की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उसके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। तो यहाँ देखिए कुतुब मीनार का चित्र दिया गया है, सॉरी ये लौह स्तंभ का चित्र दिया गया है। सिक्के रखे रहते थे। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया जाता था और बाद के काल में उसे गुंबद निभा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं।
इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। यहाँ पे देखिए सांची का महान स्तूप है, ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। सांची का महान स्तूप, इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इन स्तूपों में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक यानी के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार शासकों के काल में जोड़े गए हैं। मैं अमरावती की एक शिल्प कृति है, इस चित्र को इसका वर्णन करो। यहाँ पे देखिए ये है शिल्प कृति। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों और उनके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। एक यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर तथा कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखिए कि भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है यहाँ पे, और महाबलीपुरम के एक आकस्मिक मंदिर है। देखिए यहाँ पे ये जो है, देखिए उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। लगभग 1500 साल पहले पकी पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ओर महाबलीपुरम का एक आकस्मिक मंदिर है, यहाँ पे देखिए। इसमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी पर तराश कर बनाया गया है, इसलिए इसे एकास्म कहा जाता है। ईंट से बनाए जाने वाले मंदिर से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों से नीचे ईंटों की एक एक तरह एक एक तह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, तो इसकी सूची बनाओ। ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था, ये देखिए। स्तूप तथा मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया कई अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए काफी काफी धन खर्च होता है काफी धन खर्च होता है। इसे आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार तय किए गए स्थान पर शिव खंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल काम था। यहाँ पे देखिए बाएं साइड पर, यहाँ पे ये उड़ीसा का जैन मठ, एक पहाड़ी को खोदकर इस पर 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहते थे, ध्यान करते थे। और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा है नीचे संग्रहालय, नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र।
क्या आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी? यहाँ पर इस तरीके से गुफा की खुदाई की गई थी। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्तों को उपहार अपने साथ ले जाते थे। इस उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी का दांत काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहा सुनार ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम खंभों या रेलिंगों पर तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने सजाने में योगदान दिया। कई बार जब हम टूर पे घूमने जाएं तो इस बात को पढ़ें और देखें कि कितने लोगों ने योगदान दिया था। अब बात करते हैं चित्रकला की। चित्रकला मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ी में सैकड़ों साल के कई गुफाएं खोदी गई हैं। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्र द्वारा सजाया गया है, कुछ को यहाँ इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। अजंता के चित्र यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। अजंता के चित्र। अब पुस्तकों की दुनिया। इस युग में प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई थी। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसे मदुरै शहर का विनाश कर डाला। शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस प्रकार वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? यहाँ पे एक जो दुख है कन्नगी का वह दर्शाया गया है। तो अब आगे देखते हैं कि एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। इनमें कोलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों से पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में आपने अध्याय 9 में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इस काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनते आते थे।
दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों ही एक व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में उसके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्रचलित कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में भारत महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इसके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं उभरी हैं। पता करो कि आपके राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे देखिए एक कोष्टक में कहानी है, एक श्लोक है, सॉरी, तो इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। और आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां कौन कौन सी हैं? तो आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानी, आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और संगीतों की रचना करते थे, गाते नाच गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय आसपास के जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रें दर्शाई गई हैं। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। बंदर राजा की कहानी। ये बहुत ही मोटिवेशनल और इम्पोर्टेंट कहानी है, क्योंकि इसको आप किसी उदाहरण के माध्यम से याद कर सकते हैं। उदाहरण देने के लिए कि राजा कैसा होना चाहिए, इस बंदर से सीख मिली है इस कहानी में। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का महान राजा हुआ करता था। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ पर फल बहुत बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। वो, उसे वह आम मिला। उसे चखकर हैरान रह गया। उसने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे थे। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांध कर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा नदी को पार न कर गई। इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर गया। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में हुए भरहुत के स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में दिखाया गया है। ये वही चीज, जिस तरीके से उसने पार कराया नदी अपने प्रजा को, तो राजा को इससे बड़ी सीख मिली, क्योंकि राजा का जो कर्तव्य होता है वह उस बंदर में नजर आया अपनी प्रजा के लिए। अब विज्ञान की पुस्तकें। इस समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्हें ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधियां हैं। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे।
जिन्होंने कई खोजें की, इनके बारे में आप पता लगाइए। अब यहाँ पे देखते हैं शून्य और आयुर्वेद। शून्य अंकों का प्रयोग पहले होता रहा, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। इसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। जैसे होता नहीं, इस तरीके से लिखते हैं 1 2 3, तो इस तरीके से गिनती करते थे। शून्य के बाद ये आसान हो गया। आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी, सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों के बारे में हमने जाना, जैसे स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान। तो फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ पे सुमेल करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है कि स्तूप जो होते थे टीला, और शिखर है कि गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। मंडप जो होता था, यहाँ पे मंदिर में लोगों का इकट्ठा होना। गर्भगृह जो होता था, वहां पे देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित करने की जगह होती थी। प्रदक्षिणा पथ, जब स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। यहाँ पे कुछ खाली स्थान भरना है। खाली स्थान भरना है। यहाँ पे हो जाएगा पहले में आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। और उसके बाद क्या कहते हैं कि अगला क्वेश्चन है, तो पहले में आर्यभट्ट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि पुराणो। पुराणो हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं कि वाल्मीकि हो जाएगा। वाल्मीकि। और अगला हो जाएगा कि इसमें जो तमिल महाकाव्य थे, एक शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई, ये दो महाकाव्य थे जो तमिल में लिखे गए थे। तो फ्रेंड्स, यह हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है। अब इसके बाद हम एक नए सीरीज से क्लास 7 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्यों पसंद नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पार्ट में।